कि स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। यूपी की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी, $1 ट्रिलियन का बूस्टर डोज यूपी की किस्मत बदलेगा। ये लक्ष्य थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन योगी सरकार संकल्पित है। सरकार ने पहला कदम इसके लिए बढ़ा दिया है। आज कैबिनेट बैठक में कंसल्टेंट कंपनी का नाम तय हो गया। डेलाइट इंडिया नाम की ये कंपनी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अब राज्य सरकार को सुझाव देगी। यूपी की वर्तमान अर्थव्यवस्था $0.254 ट्रिलियन की है। लक्ष्य पाने के लिए इसे लगभग दोगुना या फिर उससे भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसे हासिल करना वर्तमान में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र 40 से 50% का हिस्सेदार है। कृषि 20 से 22% और उद्योग का योगदान 18 से लेकर 20% का है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उद्योग का जाल बिछाना होगा, विकास की गति को बढ़ाना होगा। यूपी की विकास दर 10% से 30% करना होगा, तभी राज्य सरकार ये लक्ष्य हासिल कर पाएगी। सरकार ने इसके लिए कई लक्ष्य तय जरूर किए हैं। अधोसंरचना को बढ़ावा दिया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे उन्नत मार्गों का जाल बिछाया जा रहा है। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। यूपी को डेटा सेंटर हब बनाने की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। इसमें 16,147 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही जा रही है। अर्थव्यवस्था में अमूलचूल बदलाव की इस तरह के लक्ष्य यूपी को सही मायने में सर्वश्रेष्ठ बनाने की कवायद है। पिछले 2 सालों में 100 दिन में योगी सरकार ने तीव्र गति से काम किया। 80,224 करोड़ की परियोजनाएं प्रारंभ की गई। 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास का लक्ष्य भी रखा गया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कहना है कि सरकार ने सर्वश्रेष्ठ रेटिंग वाली नोडल एजेंसी का चयन किया है। उन्होंने कहा कि $1 ट्रिलियन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। वहीं यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अरविंद का कहना है एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक क्लस्टर के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार की इस पहल को खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के शौकत अली का कहना है कि नौजवानों का भविष्य बिगाड़कर अब अर्थव्यवस्था सुधारने के सपने देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देर से जागी है। वो पास हो गया और उस पर अब कि किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें सोच समझ कर ट्रेन लोकर विचार करके विचार विमर्श करके और उसके चर्चा में लाने के बाद फिर उसे सफलता की जा सकती है। और आज कैबिनेट में पास हुआ और वो एजेंसियाँ तय करेंगी, सलाह देंगी और उसके प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट पर चर्चा होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और वही लोग हैं जो उसमें उनके जो नोडल एजेंसियों की भी समीक्षा हुई है कि कितने मार्किंग वाले नोडल एजेंसी हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो नोडल एजेंसी है उस पर रखा जाएगा और वो प्रोजेक्ट बनाकर आगे बढ़ेगा। तो क्या लग रहा है सर कि लक्ष्य पूरा होगा, आगे प्रदेश बढ़ेगा? पूरा होगा और जो एनडीए कहती है उसे करके दिखाती है। और अगर एनडीए ने लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसको हम लोग पूरा। उत्तर प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को अब इकोनॉमिक की चिंता सता रही है। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर कर, उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ खिलवाड़ कर कर अब उनको इकोनॉमी की याद आई है। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर कर, प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर कर तब उनको लगा कि इकोनॉमी की अब चिंता करनी चाहिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश महंगाई से जूझ रहा है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, उत्तर प्रदेश और देश का रुपया गिरता जा रहा है, तब उत्तर प्रदेश को लगता है इकोनॉमी की चिंता होनी चाहिए। मुझे लगता है जब इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, जब उत्तर प्रदेश की सरकार पर इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए था, तब उत्तर प्रदेश की सरकार निंद्रावस्था में थी। अब उनकी नींद टूटी है और उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अब इकोनॉमी की चिंता होनी चाहिए, तब वो इकोनॉमी की बात करने लगे। तो सरकार एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन लाकर एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन वही विपक्ष ने ये कहा है कि
कहीं ना कहीं इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में जो कदम उठाने चाहिए थे उसमें काफ़ी देरी हो चुकी है। लक्ष्य रखा गया है लगभग 10 लाख करोड़ के निवेश का। अगर आपको बताएं कि इस साल के जो उत्तर प्रदेश का बजट है वो लगभग 6,15,000 करोड़ का बजट रहा है, और इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश में अगर कर्जे की बात करें तो राज्य पर इस वक्त 6.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है। लेकिन इस बीच सरकार का लक्ष्य है, अभी जो समिट हुआ था, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो हुई थी, उसमें भी काफ़ी निवेश आने की उम्मीद जताई गई है। लगभग 80,000 करोड़ के निवेश की बात की जा रही है और इसे एक सफल समिट बताया जा रहा है। वही दूसरी तरफ अब ग्लोबल समिट होने जा रहा है, इन्वेस्टर समिट। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है कि राज्य में इस तरह के बड़े समिट हो रहे हैं जहां पर निवेशकों ने बड़े बड़े दावे जरूर किए, लेकिन ये जो लक्ष्य, ये जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य 10 लाख करोड़ का राज्य सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से रखा गया है, उसको लेकर कई तरह के आशंकाएं तो हैं ही, भारी उम्मीद भी है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी में रोजगार की जो क्षमता है, रोजगार को लेकर जो खींचतान है, वो भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में राज्य सरकार जो अपनी परिकल्पना, जो अपने उद्देश्य रख रही है, आज आने वाले समय में क्या उन उद्देश्यों को सफल बना पाती है कि नहीं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात होगी। तो सबसे पहले आज उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, विवेक श्रीवास्तव पूर्व उपाध्यक्ष बीजेपी के, आरिफ हबीब सपा नेता, अश्विनी जायसवाल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी जायसवाल जी अर्थशास्त्री हैं और राघवेंद्र पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अश्विनी जी आप ही से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बात हो रही है उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी की, और राज्य सरकार ने जो बड़ा लक्ष्य रखा है 10 लाख करोड़ का, उसको लेकर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। विपक्ष कह रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? अश्विनी जी। अश्विनी जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी समस्या है। हम लौटेंगे आपके पास अश्विनी जी। बात करेंगे बीजेपी से, विपुल त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत। भाजपा ने 10 लाख करोड़ के उत्तर प्रदेश में निवेश का लक्ष्य रखा है। अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई थी, उसमें भी 80,000 करोड़ के लगभग के निवेश की बात हो रही है। एक विपक्ष लगातार इस पर सवाल जरूर उठा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर लगातार डेवलपमेंट के कई प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे जा रहे हैं। कई सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से राज्य में इस वक्त जो बेरोजगारी की स्थिति है और महंगाई का जो दौर है और रोजगार की सबसे ज्यादा मारामारी चल रही है, इन सब के बीच में इस महत्वाकांक्षी योजना को आपकी सरकार किस तरह से सफल बना पाएगी? देखिए अभिषेक जी, जो विषय आपने उठाया है जी, आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने प्रस्ताव सारे पास किए हैं और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा है पूरे प्रदेश के सामने, अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 16,147 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत हुए और 4 इसमें लेटर ऑफ कंफर्ट जारी हुए। जिस तरह से डेटाबेस सेंटर बनाने की बात हो रही है यहाँ पर यूपी में, और 4,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने की बात केवल अडानी ग्रुप में हो रही है जी। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के विकास को गति देंगी। अभी जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और जितनी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं जिनको बहुत जल्द समय में पूरा किया जाना है, ये सारी योजनाएं जब मूर्त रूप लेंगी, जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर अपने निर्माण की प्रक्रिया में है, ये सब जब मूर्त रूप लेंगे, इस पर तमाम उद्योग धंधे जब लग चुके होंगे, उन उद्योग धंधों में यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। ठीक है, लक्ष्य बड़ा है लेकिन असंभव नहीं है।
निश्चित रूप से। लेकिन विवेक जी, जो आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि आपने बेस तो रख दिया, लेकिन उस पर रोजगार की इमारत कैसे खड़ी करेंगे जब इस तरह के हालात हैं आज उत्तर प्रदेश में, जैसा कि हम लुलु मॉल में देख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को कहना पड़ रहा है कि वहां पर एक षड्यंत्र हो रहा है। आखिर इस तरह के हालात होंगे उत्तर प्रदेश में तो कोई व्यापारी आखिर क्यों निवेश करेगा राज्य में? देखिए, पहली बात तो उत्तर प्रदेश के हालात पूर्ववर्ती सारी सरकारों से बेहतर है और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, अपराधियों के ऊपर नियंत्रण है। जो शरारती तत्व इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जैसे कि लुलु मॉल में नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल हुए, मुस्लिम धर्मगुरुओं को कहना है कि इतने कम समय में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, फिर भी जिन लोगों ने ऐसे वीडियो वायरल की उस पर लुलु मॉल प्रबंधन ने भी कार्रवाई करते हुए FIR की है। शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, किसी को वहां पर जाकर के किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है। आज स्वयं मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन को दिशा निर्देश जारी किए हैं, किसी तरह की अराजकता वहां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए ठीक है, आप दावे तो कर रहे हैं कि हालात अब नियंत्रण में है। जान लेते हैं कि हालात कितने नियंत्रण में। हमारे साथ सपा से इस वक्त आरिफ हबीब जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आरिफ जी। आरिफ जी, निवेश के तो कई दावे किए जा रहे हैं और कुछ इस तरह के हालात भी हम आज उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जो शांति व्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि चीजें नियंत्रण में है। विपक्ष क्या सोचती है? आज के जो हालात हैं उस पर एक शेर है, किसी शायर ने कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, ये दावा किताबी है, ये आंकड़े फर्जी है, ये दावा किताबी है। पिछले सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा सबमिट कराया था इंडस्ट्रियलिस्ट का, बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, लेकिन धरातल पर एक भी काम आज तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दिखा नहीं। पहली बात। दूसरी चीज, अभी आपने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लुलु मॉल यूसुफ साहब से अनुरोध करके ये मॉल यहाँ खुलवाया और उनका आगे भी प्लान है कि हम भारत में इस तरह के और भी मॉल खोलेंगे। लेकिन जिस तरह की घटना वहाँ हुई है, उस घटना को अगर देखा जाए तो कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, वो यहाँ आकर के उद्योग लगाने से कतराए। तो इस तरह की घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अधिनायकवाद, जाति शत्रुता, धार्मिक घृणा से सरकार को बाहर आना होगा और एक सार्थक प्रयास करना होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं कि उन्होंने अर्थव्यवस्था पर उनकी नींद टूटी है और 1 ट्रिलियन बनाने की बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब 2014 में आए थे तो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी और ये वो दुनिया भर की बातें की थी। अभी उन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी। लेकिन अगर आंकड़े देखे जाए जो भारत सरकार के हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो लगातार गिरावट आ रही है। चाहे वो आर्थिक संकेतकों को आप देखिए, चाहे सामाजिक संकेतकों को देखिए, वो आंकड़े लगातार गिरावट की वो परिभाषा लिख रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच अगर है कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था नंबर 1 पर होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उनके जो आनुषंगिक संगठन हैं, जो सरकार बनाने में उनको मदद करते हैं, उनको जाति और शत्रुता, धार्मिक घृणा से बाहर आना होगा और एक सार्थक पहल करना होगा। उसमें विपक्ष के लोगों को भी, जो लोग इकोनॉमिस्ट हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी सत्ता में आए तो उत्तर प्रदेश बहुत पीछे था और 2-2.5 साल तो उन्हें लग गया संघर्ष करने में। बाकी 2-2.5 साल जो बचे, ये जो आज जितनी भी योजनाएं हैं जिसका फीता अभी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी काट रहे हैं, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की नींव रखी हुई है। चलिए, क्रेडिट की लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। अभी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री अश्विनी जी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एक तरफ तो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, निवेश की बात हो रही है, दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उसी का फीता काटा जा रहा है। मौजूदा स्थिति में उत्तर प्रदेश कहाँ पर खड़ा है? 10 लाख करोड़ के निवेश की बात हो रही है, आप किस तरह से देखते हैं इसे?
अश्विनी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ, मेरे तक आवाज आ रही है जी। मैं अपना सवाल फिर से दोहरा देता हूं। सपा कह रही है कि मौजूदा हालात काफी खराब थे। इससे पहले जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब प्रदेश और भी पिछड़ा हुआ था। आज 10 लाख करोड़ के निवेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के मौजूदा आर्थिक हालातों के बीच में आप कहां देखते हैं इस निवेश की परिकल्पना को? नहीं, मैं आपका सवाल सही कर दूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में उत्तर प्रदेश उन्नत की तरफ अग्रसर था, वो पिछड़ा नहीं था। आप देखेंगे तो विकास दर थी बढ़िया, आप देखेंगे तो बेरोजगारी दर घटाई थी। 2016-17 में 17.1 थी बेरोजगारी दर, जिसको ला करके उन्होंने 2.9 पर किया था जब 5 नवंबर योगी जी ने जब सत्ता संभाली थी। तो अखिलेश यादव जी ने तो बहुत कुछ किया है उत्तर प्रदेश के लिए, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर आज आदरणीय योगी जी इस्तेमाल कर रहे हैं जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री काल में छोड़े थे। आरिफ जी, अगर आप बात समिट और निवेश की कर रहे हैं तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा 2013 में अखिलेश जी की सरकार में भी एक ग्लोबल समिट हुआ था और तब भी बड़ी बड़ी बातें हुई थी। कृषि में और आईटी में निवेश की बातें हुई थी, चीनी मिल के निवेश की बात हुई थी। आप मौजूदा समिट पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी सरकार में जो समिट में वादे किए गए उनका क्या हुआ? हेलो आरिफ जी, चलिए, आरिफ जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। हमारे साथ राघवेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, यूपी के ब्यूरो चीफ, उनसे बातचीत करेंगे। राघवेंद्र जी, जब भी कोई बड़ी योजना आती है तो इतिहास को बार बार टटोला जाता है। कहा जाता है कि हमें तो बहुत बर्बादी की हालत में सरकार मिली, हम यहाँ तक लेकर आए। आज भी एक नई योजना आई है उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे निवेश हुए हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई और अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इस तरह के निवेश के लिए आप उत्तर प्रदेश को कितना तैयार देखते हैं? क्योंकि आज हम जिस तरह के सांप्रदायिक हालात देख रहे हैं, जिस तरह का अलगाववाद देख रहे हैं, ये एक बड़ी चिंता का विषय है उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का अगर विकास होगा तो इसको देश का ही विकास माना जाएगा, क्योंकि देखिए देश का एक बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर 25 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती है। अगर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तो आप देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। यह बात सबको पता है और प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में लगातार इसका जिक्र करते हैं। अभी जब कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का विकास होना बहुत जरूरी है, और अगर यह विकास होगा तो सीधा सीधा इसका लाभ देश को भी मिलेगा। देखिए, पिछले सरकार में जब योगी के जब पहला कार्यकाल था तो उन्होंने एक टारगेट लिया था कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हब बनाना है उत्तर प्रदेश को, जैसा कि केंद्र सरकार ने लिया था कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर चलना है। लेकिन जिस तरह से 2020 में जब कोरोना वैश्विक महामारी है, इस सारा टारगेट बिखर गया, खत्म हो गया। स्थिति ये आ गई, लोगों के पास न रोजगार था न काम था, पूरी दुनिया घरों के अंदर कैद हो गई, परिवार से लोग मरने लगे थे, पूरी स्थिति ही बदल गई। पूरा देश, पूरा दुनिया इस विषय से पीड़ित था, इस महामारी से पीड़ित था। तो तमाम तरह के लक्ष्य उसमें बिगड़ गए, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज नौकरी सब कुछ बंद था। ऐसे में वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। अब एक बार इस बीमारी से फिर देश और दुनिया और प्रदेश उभर रहा है। अब इसका लक्ष्य फिर से रखा गया है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, आज जैसा कि कैबिनेट की बैठक थी उसमें तय किया गया और एक एजेंसी बनाई गई है। उस एजेंसी का काम है कि समग्र विषयों पर फोकस करके, सभी से बात करके एक ऐसा सिस्टम लाए कि ये इकोनॉमी कैसे बढ़ सकती है, क्या जरूरत है, इन सारे विषयों पे एजेंसी बात करेगी। तो रही बात इस लक्ष्य को, देखिए अभी कुछ दिन पहले जब ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ था तो 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया था, जिसका MOU साइन हुआ है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जो औद्योगिक विकास मंत्री है, उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ और अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई जिसपे यह फोकस किया गया कि अगले वर्ष जनवरी में, 2023 के जनवरी में ग्लोबल समिट होगा, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का एक टारगेट रखा गया है। देखिए, सरकार फोकस कर रही है, सरकार जो है चाहती है कि वो काम करे। अगर कोई बाधा आ जाती है, बड़ी कोई महामारी आ जाती है, वैश्विक स्थिति में कोई गड़बड़ी आ जाती है, इस पे किसी का बस नहीं है।
अगर अकाल होता है, सूखा होता है, भूकंप होता है, महामारी होती है, इंटरनेशनल क्राइसिस होती है, इस पर किसी का जोर नहीं है। निश्चित रूप से। चलिए, अश्विनी जी के साथ हमारा संपर्क जुड़ गया है, अब उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अश्विनी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है बड़ी तकनीकी समस्या चल रही है आज, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए हम बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जी से बातचीत करते हैं। विवेक जी, डबल डेकर सरकार चुनाव के टाइम में भी बहुत प्रचलित रहा, आज आप $1 ट्रिलियन के निवेश की बात कर रहे हैं, तो विकास क्या सिर्फ जनता के टैक्स से ही होता रहेगा या बाहरी उद्योगपतियों को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में? रेवड़िया बात बंद करेंगे जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी अभी हाल ही में कहा था? देखिए अभिषेक जी, इन्वेस्टर समिट में जिस तरह से उद्योगपतियों ने रुचि ली है, जितने एमओयू साइन हुए और उस पर जिस तरह से अमल हो रहा है, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि एक भी योजना नहीं चली। उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यही संडीला में बबलिंग स्काट का कारखाना चल रहा है, प्रोडक्शन चालू हो चुका है। ऐसे तमाम उद्योग जो लग चुके हैं या लग रहे हैं या पाइपलाइन में है, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। किसी उद्योग को लगने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, वो सब चालू हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मित्र बहुत बेहाई से कह देते कि सारी योजनाएं उन्हीं की परिकल्पना की हैं। गनीमत है उन्होंने बुंदेलखंड को नहीं बता दिया कि अखिलेश यादव जी उसका शिलान्यास करके गए थे। खैर, सारी जिस तरह से योजनाएं पाइपलाइन में हैं और जिस तरह से उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखते हुए यहाँ रुचि दिखाई है या एमओयू साइन किए, उन उद्योगों को मूर्त रूप लेने दीजिए, जिस तरह से उसमें रोजगार भी बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश के विकास का नक्शा भी बदलेगा। ये एक्सप्रेस वे पूर्व की सरकारों का जो विकास होता था वो क्षेत्रवाद से प्रभावित रहता था। समाजवादी पार्टी का पूरा पैसा सैफई इटावा मैनपुरी में खर्च हो जाता था। आज उत्तर प्रदेश का विकास सर्वांगीण हो रहा है। पर विवेक जी, उत्तर प्रदेश की 75% से भी ज्यादा आबादी, विवेक जी, उत्तर प्रदेश की 75% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है, ग्रामीण क्षेत्र से आती है। एक बड़ी चुनौती है खासतौर से कृषि में। हम जैसा कि देख रहे थे, गन्ना किसानों के अब जाके भुगतान हुआ है, लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे थे, एक बड़ी चुनौती वहां पे है। अब उत्तर प्रदेश में फिर से उद्योग क्रांति आप किस तरह से लाएंगे जब एक 75% आबादी गांव में निवास करती है और एक इतना बड़ा कर्ज उत्तर प्रदेश राज्य के ऊपर है इस वक्त? अभिषेक जी, पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि गोरखपुर से लखनऊ आने में 10 से 12 घंटे लगते थे। अटल जी ने जब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लागू की तो समय कम हुआ। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जिस तरह से सड़कों का जाल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बिछाया जा रहा है, इससे उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। इन्हीं सड़कों के संपर्क में जो गांव हैं, जो जिले हैं, उनसे कनेक्टिंग रोड बना करके इन जिलों को जोड़ा जा रहा है एक्सप्रेस वे से। और तमाम उद्योग धंधे जब कनेक्टिविटी का लाभ लेते हुए यहाँ पे लगेंगे तो वहाँ के लोगों को भी लाभ होगा, उस जिले की और क्षेत्र की सबकी तस्वीर बदलेगी। निवेश करता है विवेक जी, उनके लिए, निवेशकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और दूसरा जो कर की व्यवस्था है, लाइसेंसिंग की व्यवस्था है, तो उसको लेकर क्या किया जा रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल तो व्यापारियों की जीएसटी को लेकर है कि इतनी जटिल हो गई है कि उनके लिए समझ पाना बड़ी मुश्किल हो गया है काम। देखिए, जीएसटी तो लागू हुए मुद्दत हो गए, समय हो चुका काफी। मुझको लगता है कि उससे व्यापारियों को उतनी दिक्कतें भी नहीं है। जो उसकी कमियां समय समय पे दूर की गई, उसके लिए जीएसटी काउंसिल, उसमें सारे प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं और जो सुधार होते हैं वो लोग करते रहते हैं। जीएसटी उत्तर प्रदेश की विकास में रोड़ा हो, मैं ऐसा नहीं मानता। उत्तर प्रदेश में जो पूर्ववर्ती सरकारों की अराजकता थी वो भले रोड़ा हो सकती थी, उस अराजकता से बहुत दूर उत्तर प्रदेश आ चुका है। आज की स्थिति में कोई बहन बेटी रात बिरात कहीं भी आ जा सकती है। लखनऊ की सड़कों पे कम से कम बहुत बेटियां सुरक्षित हैं, इसके पूर्व में दशा नहीं थी। और जिस तरह से सिंडिकेट अपराधियों को जो वसूली मांगने पहुंच जाते थे बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास, उनके ऊपर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ, चलिए, कानून व्यवस्था को आप अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं निश्चित रूप से। हमारे साथ अर्थशास्त्री जी अश्विनी जायसवाल जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले तो आप तक आवाज पहुंचनी है कि नहीं, क्योंकि बड़ी तकनीकी समस्या हो रही है। जी, अब आवाज तक आ रही है।
जी अश्विनी जी, बात दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर चल रही है। $1 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य में हो रही हो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उद्योगपति किस तरह से चलेंगे, और मौजूदा हालात में जो इतना बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है राज्य सरकार का $1 ट्रिलियन का, आप उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं? क्या समस्याएं देख रहे हैं? क्या चुनौतियां रहेंगी सरकार के लिए? देखिए, ये अभी काफी सुनने को मिला कि पास्ट में इस गवर्नमेंट ने ऐसा किया, उस गवर्नमेंट ने ऐसा किया। आजादी के बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो सारे गवर्नमेंट ने ही डेवलपमेंट किया, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और सिंस मोदी जी का सपना है कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, तो उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हाथ होगा 5 ट्रिलियन पहुंचाने तक। इसलिए 1 ट्रिलियन अगर यूपी से हम अचीव कर सकते हैं तो 5 ट्रिलियन तक हम पहुंच सकते हैं। अब इससे होगा, इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ जब आएगा तो उससे पूरे स्टेट का ग्रोथ होगा, पूरे स्टेट में नए नए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो इससे अल्टीमेटली बेनिफिट तो स्टेट के लोगों को ही होगा। ये करें कि उन्होंने ये पॉलिसी लाई थी या उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, तो वो चीज कहना बेमानी होगी यहाँ पे। अल्टीमेटली हम सबको एक साथ आगे बढ़ना है, देश आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगा, तभी कुछ बेटरमेंट हो सकता है। जैसे कि हम सब लोग जान रहे हैं कि अभी थोड़ा सा स्लो डाउन है, इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लो डाउन है, तो गवर्नमेंट को पुश करने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट हमारी पुश करेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जी। तभी दोबारा इकोनॉमी रीस्टार्ट हो पाएगी हमारी, तभी लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, तभी लोग पैसे मार्केट में स्पेंड करेंगे और तभी इकोनॉमी हमारा दोबारा स्टार्ट होगा। तो लेकिन अश्विनी जी, इससे पहले जब हमने देखा कि कानपुर का जो इतनी बड़ी लेदर इंडस्ट्री थी वो किस तरह से डीसैचुरेट होती चली गई, और ये मौजूदा सरकार के अंदर हुआ, तो इस तरह से ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री, और ये ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी सप्लाई होती थी, बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी, वो सिकुड़ती चली गई। आज मौजूदा समय में हम कोरोना से भी जिस तरह के हालात देख रहे हैं, एक बड़ा व्यापारी वर्ग आहत है, और जैसा कि हम देख रहे हैं सहकारी संस्थाओं में भी जो एनपीए है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है आर्थिक सहायता देने की एमएसएमई सेक्टर्स को और छोटे उद्योगों को, लेकिन मौजूदा हालात में हम देख रहे हैं कि एक बड़ी आर्थिक चुनौती इन तमाम फैक्टर्स को अगर एक साथ ले तो सामने खड़ी हमें दिखाई दे रही। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी पेंडेमिक थी तो गवर्नमेंट ने ये पहला सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने एफर्ट किया कि नहीं किया इन इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए किया। हो सकता है कुछ किसी का ओपिनियन हो कि काफी नहीं किया, हो सकता है बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है पहली बात तो कि गवर्नमेंट ने एफर्ट किया। अब आपने जो लेदर इंडस्ट्री के बारे में बोला कानपुर में, तो क्या होता है ना कि एक लेवल पे पहुंच के इंडस्ट्री जो है स्टेगनेट हो जाती है। आजकल जो चेंजेस हैं, अगर वो इंडस्ट्री उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट अपनी कितनी भी दे, चीजें तो बदलनी ही है। लेकिन अश्विनी जी, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। जी जी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए मैं कहना चाहूंगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट होगा जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और वहां पे स्पेशली उस प्रोडक्ट के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि उस प्रोडक्ट से उस जगह की पहचान हो, उस प्रोडक्ट के लिए इंडस्ट्रीज वहां पे लग पाए। तो डिस्ट्रिक्ट ओडी योजना चल रही है। जी जी, चलिए, समय बहुत सीमित रह गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा, एक बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, खासतौर से उत्तर प्रदेश राज्य में इतनी बड़ी आबादी युवाओं की है। अगर ऐसे में ये योजना सफल होती है तो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं रह जाएगी और राज्य की जो तमाम समस्या हैं वो दूर हो जाएंगी। हालांकि निवेशकर्ता इसे किस तरह से देखते हैं और क्या ये जितने भी इन्वेस्टमेंट समिट्स हो रहे हैं वो आने वाले समय में कितना सफल हो पाते हैं, इस पर एक बड़ा सवाल है। बने रहिए अनादर टीवी के साथ। नमस्कार।